जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी 2 सालियाँ थीं। उन्हें मैं आज ही पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता बहुत ही जल्दीबाजी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बेहद हसीन थी। खूबसूरत तो मेरी पत्नी भी बहुत थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई का रस्म पर दोनों ही मुझे घेर कर बैठी हुई थीं। कम बहुत हुसैन में एक से बढ़ के एक थी। मैं कुछ देर उसे देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी अब कम लगने लगी थी, क्योंकि उसकी रंगत अपनी दोनों बहनों से कुछ दबी हुई थी। अपनी सालियों के मम्मी हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी बताई हुई रकम मांग रही थी, जो मेरी देने की बिल्कुल भी औकात नहीं थी। मैंने कहा कि मैं ऐसी रस्म को नहीं मानता। 5,000 लेना है तो लो, वरना फिर मैं उन्हें भी अपने जेब में रख लूँगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर ही मेरी बात रखी। मेरी सालियों का मुंह तो 50,000 रुपये लेने पे बना हुआ था। खैर, विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक आशिक टाइप का इंसान था। बीबी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत भी थीं। मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई के पास कनाडा में रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब लोग वापस जा चुके थे। मैं और मेरी पत्नी दिव्या अकेले ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्दी मेरी पत्नी ने सारे घर के काम भी अपने जिम्मे ले लिए थे। हालांकि शुरू के दिनों में पत्नी की संगत बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तब तक ही महसूस होती जब तक वह मुझसे दूर होती थी। जब मैं उन्हें पा लेता तो मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं रहता था। तो दिव्या भी मुझे अब शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। के बाद मेरी रंगीन मिजाज मुझे घर पर चैन से रहने नहीं देता था। जहाँ मुझे खूबसूरत लड़कियाँ नज़र आती हैं, मेरा लाड टपकने लगता है। आजकल मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियाँ खटकने लगी थीं। मेरी शादी को बस एक ही हफ्ता गुजरा था कि मैं दिव्या से कहा कि चलो तुम्हारे माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तो अपने माँ और बहनों की याद आती होगी। मेरे ससुर बहुत ही शरीफ इंसान थे और उनकी 3 बेटियां ही थीं। बेटा कोई नहीं था। मेरी बात सुनकर दिव्या खुश हो गई। बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसके साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। हमें अचानक देखकर मेरी सास हैरान थी। कहने लगी, अरे बेटा, बता कर तो आते, मैं खाने का कुछ इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपका अपना हूँ। सास तो मेरी इसी बात पर खुश हो गई और कहने लगी, मुझे बेटा जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो भी पका है बस वहीं सामने लाकर रख दें। फिर मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए पनीर टिक्का, चिकन बिरयानी, गाजर का हलवा ले आए थे। मैंने खाना बड़े ही निसंकोच तरीके से खाया था। मेरी दोनों सालियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया था। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर विराजमान हो गया। मेरा दिल तो वापस जाने का कर ही नहीं रहा था, इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, चलो लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर में वह हमारे पास से उठकर चले गए थे। मैंने लूडो की महफिल जमाई तो रात के 2 बज गए थे। बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी साली पायल की कभी कमर सहलाने लगता, कभी हंसते हुए उसके गुलाबी गालों पर चिपटी काट लेता। वह तीनों बहनें में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे शायद बड़ा भाई मानती थी, इसलिए मेरी गुस्ताखियों को ठीक से समझ नहीं पाती थी। इसी बीच दिव्या मुझे कई बार कह चुकी थी कि ऋतिक, अब वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन हर बार मैं उसकी बात टाल देता था कि बस एक बार जरा सिमरन को हरा लूं, फिर चलते हैं। इस चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा, अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। यह थी कि यह मेरी सास का जो घर था वह बहुत ही छोटा था। बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर सोते थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियाँ मजबूरन होके मुझे अपना कमरा दे दी। सुबह नाश्ता करने के बाद ही मैं अपने घर लौटा था, लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पे सवार हो चुका था। इसलिए एक बार मैंने दिव्या से कहा कि देखो,
यहाँ पर तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम घर में अकेली रहती हो और बोर भी हो जाती होगी। ऐसा करो कि अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी बहाने से मेरी साली यहाँ रहने आ जाए। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर दिव्या खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन वह कहने लगी, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक हैं और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलता। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं होती। बोर हो भी जाऊं तो टीवी देख लेती हूं। पर अब मेरी पत्नी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैं दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने की शुरू कर दिया। एक बार छुट्टी का दिन था। मेरी पत्नी ने कपड़े धो के और उन्हें फैलाने के लिए छत पे चली गई। मैंने सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी फैला दिया। जैसे ही दिव्या खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका पांव बुरी तरह से फिसल गया। वह गिरी हुई आखिर छोर पर पहुंच गई थी। मैं तो पानी गिराते समय कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर शक न हो जाए। दिव्या को यही लगा शायद कपड़े धोने के दौरान पानी से गिरा है और वह फिसल गई है। खैर, दिव्या के चिल्लाने की आवाज़ पर मैं दौड़ा हुआ बाहर निकला था। देखा तो वह अपना पांव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी रो रही है। मैं फौरन से उसके पास गया, उसे सहारा देकर कमरे में लेकर आया। उसका पूरा पांव नीला हो चुका था। उसका पांव हिल भी नहीं पा रहा था। वह दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन मैं तो अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, मैं उसे अस्पताल ले गया। सब कुछ मेरी प्लान के मुताबिक हुआ था। उसके पांव की हड्डी टूटी चुकी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से यह खबर अपने ससुराल में बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरी दोनों सालियाँ भी घर पहुंच गई। दिव्या तो अपनी माँ के साथ लगी रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं दिव्या को अपने साथ घर ले जाती हूँ ताकि हम इसकी देखभाल कर सकें। मैंने कहा, देखें, यह तो मुमकिन नहीं है। मैं अकेला घर पर दिव्या के बिना कैसे रहूँगा। हाँ, अगर आप सही समझे तो सिमरन और पायल को यहाँ छोड़ दें, वह अपनी बहन को संभाल लेंगी। सिमरन मेरी पत्नी से छोटी थी, दिव्या से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन दिव्या से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। पायल भी रहने पर राजी हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर वह भी परेशान हुई थी। दिव्या के माँ बाप ने कहा कि घर पर भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा करो, सिमरन दिव्या के पास रुक जाती है और पायल बेटा तुम हमारे साथ घर चलो, हम लोगों को भी तो किसी की ज़रूरत होगी। और फिर सिमरन मेरे घर पर रुक गई और पायल को लेकर चले गए क्योंकि मुझे भी मौका मिल रहा था। दिव्या तो बिस्तर ही होके रह गई थी। सिमरन उसे खाना तक बेड पर ही ले जाकर देती थी। पहले तो मैं सिमरन से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वह मुझे खुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी सीरियस हो जाती थी। कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उसके करीब होने लगता तो वह मुझे दूर हो जाती और कहती, आप ज़रा मुझसे दूर ही रहें, मुझे दूर से भी सुनाई देता है। उसके इस तरह के स्वभाव से मैं बहुत कुछ समझ गया था। वह तो मुझे घास डालने वाली नहीं थी। मैं तो चाहता था वह मुझे फ्री हो तो मैं मजाक में ही उसके साथ शरारत कर जाऊं और उसी शर्म में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सिमरन तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था कि उसे देर रात तक बातें करता रहूं और मजाक में ही उसका अपना मकसद पूरा कर लूं। लेकिन अब तक सिमरन ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था, लेकिन एक बार किस्मत ने दे दिया। एक बार अपने घर आया तो सिमरन किचन में काम कर रही थी। हालांकि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, दिव्या का हालचाल पूछना चाहिए था, इसलिए मैं सीधा किचन में दाखिल हो गया था। वह बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा ऊपर किचन के दरवाजे पे लटका दिया था। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था। एकदम सिमरन ने पलटकर मुझे देखा था तो वह एकदम से बदहवास हो गई थी।
मैं भी कुछ समझ गया। मैंने कहा, मैं वह गिलास लेने आया था। सिमरन, मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सिमरन को मेरे सामने कुछ शर्म सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं उसकी इस शर्म से भी मज़ा उठा रहा था। उसने गिलास उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतारकर खुद पर डाल लिया। मैंने उसका हाथ से गिलास पकड़ा तो उसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वह मुझे गुस्से से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखा दिखा कर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधी घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। मैं उसका हाथ नहीं छोड़ा तो बोली, ऋतिक भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सिमरन तुम्हारे हाथ तो दिव्या से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यह कहते हुए मैं उसके करीब गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ से ही शुरुआत की थी। लेकिन सिमरन ने तो, मैं नहीं जानता था कि वह मेरे साथ यह भी कर जाएगी। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था। वह फौरन से किचन से बाहर निकल गई। उसका यूं धक्का देना मुझे बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए मैंने सोच चुका था कि अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं कमरे में गया तो सिमरन दिव्या के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मुझे नफरत से देखते हुए से चुप हो गई। दिव्या उसे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है, खाना बनाते हुए हाथ जल गया है। मैं तो इसका हाथ पकड़ के देखा कि कहीं ज़्यादा जला तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई की तरह ही नहीं समझती है। मैं हाथ पकड़ा तो मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आ गई। मेरी बात सुनकर सिमरन मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। दिव्या सिमरन से कहने लगी, ये तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है, तो इसमें बुरा ही क्या है। दिखाओ हाथ, कहाँ जला है। लेकिन सिमरन यह कहकर कमरे में बाहर निकल गई कि मैं सुबह होते ही घर वापस चली जाऊंगी। मैं दिव्या के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती और वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे अपना भाई नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के व्यवहार पर उसे अपने घर पर ना रखता। लेकिन जल्दबाजी में कोई नौकरानी भी तो नहीं मिल रही कि रख सकता, क्योंकि नौकरानी के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और तुम्हारे पाँव का यह हालत है कि तुम बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती है। दिव्या के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझे उल्टा माफ़ियाँ मांगने लगी, कहने लगी कि वह बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, चले छोड़ दे। रात को मैं किचन में खुद ही खाना लिया और दिव्या के साथ कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। मैंने कहा कि देखो, मुंह सुझाकर तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है। मैं खुद ही तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दिव्या तो मुझे शर्मिंदा होते हुए देख रही थी। खाना खाने के बाद मैं दिव्या को दवाई दिया। दवाई में मैंने उसे नींद की गोली भी दी, जिससे दिव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। तो मैं सिमरन के दरवाजे पर जाकर कहा, सिमरन, दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, वह तुम्हें बुला रही है। मैं झूठ बोला था। मेरा यह कहना था कि फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही दिव्या कमरे से बाहर जाने लगी, मैंने उसका बाजू से पकड़ लिया और कमरे के अंदर ढकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह कहकर कहने लगी, ऋतिक भाई, क्या कर रहे हैं या आप? मैंने कहा, कौन सा भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता था, इसलिए तुम्हारी बहन को सीढ़ियों से गिराया था ताकि तुम मेरे घर आ जाओ, और सब मेरे मुताबिक ही हुआ है। मैं जो अपना गंदा इरादा लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वह मेरी विनती करती रही कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया था। अब वह सिसकियों ले रो रही थी, कहने लगी, यह सब कुछ दिव्या को बता देगी। मैं उसे धमकाने शुरू किया। मैंने कहा, देखो,
अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। है मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी पर भी एक बदनामी का दाग लग जाएगा। अभी तो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच है, भला इसी में है कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। मैं उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो गया था। अगली सुबह सिमरन को तेज़ बुखार हो चुकी थी, इसलिए दिव्या बेहद परेशान थी। अब दिव्या हल्का हल्का खुद ही चलने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा करो, इसे घर भेज दो और अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल करने लगेगी। मेरी दिलचस्पी अब सिमरन से ख़त्म हो गई थी। अब पायल में होने लगी थी, जो सिर्फ 17 साल की थी। मेरी बेवकूफ़ पत्नी मेरी यह भी बात मान गई थी, लेकिन यह बात जब सिमरन को मालूम हुई तो वह कहने लगी, नहीं नहीं पायल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो खुद ही ठीक हो जाऊंगी। की बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम घर जाओ और अपनी छोटी बहन पायल को भेज दो, वह घर संभाल लेगी। सिमरन मेरी यादों से जानकारी हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी। मेरी 1000 कोशिश के बावजूद भी सिमरन ने पायल को नहीं आने दिया था। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा था। सिमरन खाना बना रही थी। किचन में जाकर मैंने सिमरन को अपनी बाहों में ही घेर लिया। मेरी इस हरकत पर सिमरन ने न जाने कब वह सेल में से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी। मेरे हाथ में गहरा कट लग गया था। मैंने फौरन से पीछे हटा था। उस वक्त उसकी आंखों में खून उतर गया हुआ था। पहली बार मुझे सिमरन का यह जुनून देखकर डर लग रहा था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला आया, लेकिन मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा भी आ रहा था। मेरा जख्मी हाथ देखकर दिव्या मुझे वजह पूछने लगी। कहने लगी कि आपके हाथ को क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से सिमरन कमरे में आ गई। कहने लगी, दीदी मैंने भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन यह कहने लगे कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसलिए सलाद काटते समय इनका हाथ कट गया। सिमरन ने मेरी ही चाल मुझ पर ही चल दी थी। दिव्या मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको क्या ज़रूरत थी, देखें आपका हाथ कितना जख्मी हो गया है। दिव्या ने फिर से सिमरन से कहा कि जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दराज से बैंडेज का बॉक्स निकाल दिया, दिव्या को पकड़ा दिया और कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच चुका था कि अब मैं आगे इसके साथ क्या करूँगा। वह एक कमज़ोर सी लड़की है, मेरा मुकाबला कर भी नहीं सकती थी। जैसे ही मेरा जख्म कुछ ठीक हुआ, मैंने रात के समय सिमरन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी यह धमकी हर बार काम करेगी, लेकिन सिमरन ने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला था। आखिर मैं हार कर मायूस होकर अपने कमरे में लौट गया। सिमरन ना पायल को बुलाने दे रही थी और ना ही मुझे मौका दे रही थी कि मैं उसे ही अपने दिल बहला सकूं। कुछ दिनों में मैं महसूस ही कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब सा भारीपन आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सवार होने लगती थी। रात को मुझे नींद नहीं आती थी। अपने इस हालत से तंग आकर मैं एक करीबी क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी। मुझे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी। मैं अब रेगुलर डॉक्टर से इलाज करवाने लगा तो मालूम हुआ कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं सिमरन पर चिल्ला उठा था, लेकिन वह हंस के कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। मैं बस सिमरन को देखता रह गया था, कुछ भी नहीं कर सका। अगले ही महीने सिमरन और रोहित की शादी हो गई। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोनों में मोहब्बत थी। सिमरन ने रोहित को सब कुछ बता दिया था, तब भी रोहित सिमरन को अपनाने के लिए तैयार है। कुछ मोहब्बत के पुजारी भी होते हैं। दिव्या को सारी सच्चाई पता चल गई थी।
और दिव्या ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। उसने मुझे तलाक दे दी है। मैं इस समय अस्पताल में हूँ और जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं रोज़ रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।